ये लाहौर के एक मशहूर कोठे का मंजर था, जहां आज मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। क्योंकि आज यहाँ उस इलाके के एमएनए साहब अपने कुछ गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ आने वाले थे। कोठे के मरकजी रूम को बहुत नफासत और खूबसूरती से सजाया गया था। इसी रूम में रोज़ महफिल होती थी, जिसमें शायकीन नाचने वालियों को नोटों से नहला दिया करते थे। मगर आज इस रूम को ख़ास तौर पर रिज़र्व कर दिया गया था। ना आज यहाँ मुजरा होना था और ना ही आज यहाँ किसी आम बंदे को आने की इजाज़त थी। तभी इस मरकजी रूम में कोठे की मालकन जुलेखा बाई अपनी साड़ी का पल्लू संभाले अंदर चली आई थी। उन्हें अंदर आते देख कमरे की सजावट में मसरूफ़ लड़कियां और कोठे पर काम करने वाले नौकर जल्दी से उनके सामने हाथ बांधे आ खड़े हुए। अरे ओ शमीला, तू अब तक यहाँ लगी है कमबख्त, जाकर उस नई लड़की को तैयार करो। अच्छी तरह सजाना, बिल्कुल दुल्हन लगनी चाहिए। एमएनए साहब को कोई शिकायत ना हो। अगर आज वो और उनके मेहमान यहाँ से खुश होकर गए तो हमें नोटों में नहला देंगे। जुलेखा बाई की पाटदार आवाज़ पर शमीला नामी लड़की ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया और रूम से निकलकर बाहर की तरफ भागी। सज्जाद, ज़रा फ़ोन तो कर, जाकिर को पूछ कब तक आ रहे हैं एमएनए साहब। जुलेखा बाई ने अपने स्टाइलिश से जूड़े पर हाथ फेरते हुए कहा और जाकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। आज उस इलाके के एमएनए साहब का यहाँ आना उनके लिए किसी एजाज़ से कम नहीं था, क्योंकि ये मगरूर शहजादों जैसा नौजवान, खूबसूरत और डैशिंग एमएनए ना सिर्फ पूरे शहर में अपनी खुद पसंदी, रोब और दबदबे, अपनी अकड़ और ज़िद के लिए मशहूर था, बल्कि उसकी बेतहाशा दौलत के भी दूर दूर तक चर्चे थे। अगर आज वो उनके काबू में आ जाता तो उनके कोठे की किस्मत चमक जाती। जुलेखा बाई आज किसी भी तरह उसे यहाँ से खुश करके भेजना चाहती थी। इसीलिए उसने उस नौजवान शहजादे को अपनी मुट्ठी में करने के लिए अपने कोठे के एक नायाब हीरे का इंतखाब किया था, जिस पर आज तक किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। और जुलेखा बाई को अच्छी तरह यकीन था कि वो इस हीरे की चमक दमक से उस मगरूर शहजादे की आंखें चुंधिया देंगी। वो मुबहम से अंदाज में मुस्कुराते हुए सोचों के ताने बाने बुनने में गुम थी। तभी बाहर से उठते शोर पर वो चौंक कर होश की दुनिया में वापस आई। और तभी सज्जाद, उनके कोठे का खास मुलाजिम, भागता हुआ उनके पास आ गया। भाई जी, वो एमएनए साहब आ गए हैं, अपने साथ 4-5 गोरे अंग्रेज़ों को भी लाए हैं, सज्जाद ने बौखलाते हुए कहा था। और जुलेखा बाई लपक झपक कर बाहर की तरफ भागी। बाहर ही आंगन में वो मगरूर शहजादा ब्लैक कलर की जीन्स और ब्लैक शर्ट में सर उठाए अपनी मगरूर नीली आंखों से चारों तरफ देख रहा था। खिलती हुई सफ़ेद रंगत और डार्क ब्राउन बालों में वो अपने साथ खड़े उन गोरे लड़कों के मुल्क का बासी ही लग रहा था। उसकी वजाहत देखने वालों की आंखों को खीरा कर रही थी। नीचे कमरे में मौजूद लड़कियां छुप छुप कर बाहर आंगन में खड़े उस शानदार मर्द को देख रही, जिसके चर्चे तो उन्होंने काफी सुने थे, मगर आज उसे सामने देखकर एहसास हुआ कि वो वाकई मर्दाना वजाहत का शाहकार था। खुद जुलेखा बाई ने उसे देखकर उंगली दांतों तले दबा ली थी। ये तो वाकई यूसुफ सानी है। वो जेरे लब बुड़बुड़ाती आगे बढ़ी। आए आए सरकार, यहाँ आ जाए, ज़रा नवाजी है आपकी जो हमारे इस गरीब खाने को इज्जत बख्शी आपने। जुलेखा बाई खुशामदाना अंदाज में उसे अपने साथ लिए अंदर उसी मरकजी कमरे की तरफ बढ़ गई थी। हम यहाँ अपने दोस्तों के लिए आए हैं, आप इनकी खातिरदारी का इंतजाम करें। हाशिम इस्माइल खान ने अपने सामने खड़ी जुलेखा बाई को देखकर अपने मखसूस मगरूर अंदाज में कहा था। जी जी, आप तशरीफ़ रखें सरकार, अभी आपके दोस्तों की खातिरदारी का इंतज़ाम किया जाता है। वो हंसती हुई सज्जाद को इशारा करती सब लोगों को उनकी नशिस्तों पर बिठाते हुए बाहर चली गई। शमीला, वो लड़की तैयार है ना? जुलेखा बाई ने बाहर आकर शमीला नामी लड़की को कॉल करके पूछा। जी बाई जी, मैंने उसे तैयार कर दिया है। आपके मेहमानों के होश ना उड़ गए तो फिर कहिएगा। शमीला की तरफ से मुस्बत जवाब मिलने पर जुलेखा बाई मुस्कुराती हुई अंदर वापस रूम में आ गई थी। वो घुटनों में सर दबाए, आंखों में बेपनाह खौफ लिए शिद्दत से रो रही थी। उसका वजूद होले होले लरज रहा था। इस अकूबत खाने में बंद वो दिन रात का तस्वुर तक भूले हुए थी। और गुजरे वक्त को याद करने पर उसे यूं लग रहा था कि गोया उसे यहाँ बंद हुए सदियां बीत गई हों। रोना धोना छोड़कर वो एक दफ़ा फिर दरवाजे के पास जा खड़ी हुई थी। कोई है? निकालो मुझे यहाँ से, खुदा के लिए मेरी मदद करो, उसने चिल्लाते हुए कहा था। और ये अमल वो गुजरे कुछ दिनों में कई बार दोहरा चुकी थी, मगर बेसूद। मगर आज तो उस पर अजीब सी दीवानगी छाई हुई थी। यूं लगता था कि वो उस दरवाजे पर लगे बंद को
तोड़ कर ही छोड़ेगी। उसके हाथ मुसलसल दरवाज़ा बजाने से शल हो चुके थे, मगर हर रोज़ की तरह दरवाज़ा नहीं खुला। इससे पहले कि वो रोज़ की तरह मायूस होकर पलट जाती, अचानक उसने दरवाजे के करीब किसी के कदमों की चाप सुनी थी। यकीनन कोई यहाँ आ रहा था। फिर आवाज़ मज़ीद करीब आने लगी। उस वक्त उसकी तमाम हिस्सियात बेदार हो चुकी थी। अब कदमों की चाप करीब आकर रुक गई और तभी दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला था। वो जो दम साधे भीगी पथराई आंखों से आने वाली शख्सियत को देख रही थी, एकदम उसके वजूद में हरकत हुई और भागने के से अंदाज में आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो दरवाजे की चौखट पार करके बाहर निकलती, अंदर आती शमीला ने जोर से उसका हाथ खींचकर उसे दोबारा अंदर कमरे में धक्का दिया था। ऐ लड़की, हिम्मत भी मत करना ऐसा करने की, वरना जुलेखा बाई तेरा वो हाल करेगी कि तू सोच भी नहीं सकती। शमीला ने उसका चेहरा सख्ती से पकड़ते हुए कहा, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे प्लीज। क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? आयशा को अपना वजूद बेजान होता महसूस हो रहा था। तभी वो औरत दोबारा घुर्राई, ऐ लड़की, रोना धोना बंद कर और जा ये कपड़े पहन कर आ। शमीला ने अपने हाथ में पकड़ा अरूसी जोड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और उस जोड़े को देखकर आयशा के हवास बलदार हुए। मैं ये हरगिज़ नहीं पहनूंगी। तुम लोग चाहते हो ना, ऐसा कभी नहीं होगा, समझी तुम? आयशा ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, पर दिल में बेबसी हनूस कायम थी। वो जानती थी कि वो लोग उसे हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। कैसे नहीं पहनेगी? तू खुद पहनती है या मैं पहनाऊं? वो औरत घुर्राई और आयशा जानती थी कि इन लोगों का इज्जत से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं था और उससे कुछ बईद नहीं था कि वो मजीद सब कुछ कर गुजरती जो वो बोल रही थी। और पैसों के लिए तो ये दरिंदा सिर्फ लोग कुछ भी कर सकते थे। तभी वो उसके हाथ से अरूसी जोड़े को थामकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, जो उसे उस वक्त कफन से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। और फिर उसे कुछ होश नहीं रहा कि कब उसको सजाया गया, कब शमीला ने उसकी तैयारी मुकम्मल करके जुलेखा बाई को कॉल की। वो तो अपने आप पर फातिहा भी पढ़ चुकी थी। उसको अपने अंदर जिंदगी का एहसास ही नहीं हो रहा था। वो क्या करती, कैसे मज़ाहमत करती? हाँ, उसने अपने पास खड़ी शमीला के ये अल्फाज ज़रूर सुने थे, हाँ जुलेखा भाई वो बिल्कुल तैयार है। आज अगर वो MNA साहब के होश उड़ाना गई ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। फिर दूसरी तरफ से क्या कहा गया वो नहीं जानती थी, मगर इतना पता चल गया था कि अब उसे कब्र में उतारने का वक्त आ गया है। शमीला ने जुलेखा बाई को उसके जिंदा लाश जैसे वजूद को कफन पहनाने की खुशखबरी दे दी थी। हाँ, उसने कफन ही तो पहना था, क्योंकि मर तो वो यहाँ आते ही गई थी। अब बस उसे दफन ही तो करना बाकी रह गया था। और फिर कुछ ही देर में जुलेखा बाई कमरे में चली आई थी। हाय शमीला, सच में ये लड़की तो कयामत ढा रही है। अब देखना वो शहजादा हमारे हाथ में कैसे आता है। जुलेखा बाई ने उसके तबाहकुन कयामत खेज सरापे को देखकर शमीला को बेसाख्ता दाद दी और आयशे तो जैसे पत्थर की बन चुकी थी। उसे अपना वजूद एक बर्फ की सिल की मानित लग रहा था, बेजान और साकित। वो तो शायद हिल भी नहीं पा रही थी, मगर उसकी हालत से बेनियाज जुलेखा बाई उसे जबरदस्ती अपने साथ घसीटती उस कमरे की जानिब बढ़ गई जो आज खास तौर पर हैशम इस्माइल खान के शायान शान सजवाया गया था। वो जुलेखा बाई और अपने दोस्तों के साथ उस मरकजी हॉल नुमा कमरे में चला आया जो आज खास तौर पर हैशम और उसके दोस्तों के लिए रिजर्व था। कमरे में दाखिली दरवाजे के साथ ही लंबे लंबे गोल सतूनों के साथ पतली सी राहदारियां बनी थी, जिनमें बाहरी कमरों की खिड़कियां अंदर उसी कमरे में खुल रही थी। कमरे में एक तरफ कोने में दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। ऊपरी फ्लोर भी इसी अंदाज में खुल रहा था। कमरे की छत पर 4-5 मुख्तलिफ किस्म के झाड़ लगे थे। चारों तरफ दिल फरेब खुशबुएं चकराती फिर रही थी। दाईं दीवार के साथ एक तरफ लाइन से वेलवेट के मैरून सोफे पड़े थे, तो बाईं तरफ दीवार के साथ फर्शी नशिस्तों का इंतजाम किया गया था। बीच के हिस्से में नर्म गुदास कालीन बिछा था। ये हिस्सा रक्स के लिए मखसूस था। हैशम के दोस्त फर्शी नशिस्तों पर बैठ गए थे, मगर हैशम अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ बड़ी शान से सोफे पर आन बैठा था। उसने एक हाथ सोफे की पुश्त पर फैलाया था, जबकि दूसरा मुट्ठी की सूरत में मुंह पर रखा था। उसकी नीली सहर अंगेज आंखें चारों जानिब घूम रही थी, जबकि उन आंखों में बेजारी साफ वाजे थी। ये बेजारी उसे इंतजार की वजह से थी जो उसे करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे किसी भी चीज़ का इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कई तवाइफें सतूनों और खिड़कियों के पीछे छुपी उस मगरूर शहजादे को देख रही थी, जिसे देख कर ही किसी यूनानी देवता का गुमान हो रहा था, मगर वो उन सब की नज़रों से बेनियाज लापरवाही से बैठा सामने बैठे अपने दोस्तों को देख रहा था। सामने ही उसके गोरे दोस्त मसरूर से बैठे शराब से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हैशम, तुम भी लो ना।
एक गोरे दोस्त ने अंग्रेजी जुबान में हैशम को पेशकश की जिसे उसने बेजारी से ठुकरा दिया। उसके दोस्त ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि जानता था कि हैशम इस्माइल खान अपनी मर्जी का मालिक है। थोड़ी देर में उस कोठे की मशहूर तवाइफ हैशम के पास आई और उसे एक कमरे की जानिब लेकर बढ़ गई। हैशम को कमरे के पास छोड़कर वो वापस पलट गई। वो अपने पैर की ठोकर से दरवाज़ा खोलता अपनी शानदार सहरंगेज शख्सियत के साथ पूरे एतमाद से कमरे में दाखिल हुआ था। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करता सामने पड़े बेड की तरफ देखने लगा जिस पर सुर्ख गुलाब की पत्तियों की चादर बिछी थी और बेड पर बैठा वो नाजुक वजूद अरूसी लिबास में मौजूद था। हैशम की नज़र जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर पड़ी उसकी बेनियाजी जैसे लम्हों में गायब होकर रह गई थी। वो लड़की थी कि किसी माहिर मुसव्विर के हाथों से बना हुस्न का शाहकार। उसने सुर्ख और सब्ज रंगों से सजा भारी लहंगा पहना था जिसका भारी कामदार दुपट्टा तरीके से सर पर टिकाया गया। चेहरे पर मौजूद मेकअप ने उसके हुस्न को दो आतिशा बना दिया था। माथे पर टीका और झूमर लगाए, नाक में बड़ी सी नथ पहने वो दुल्हनों का मखसूस रूप लिए नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। हैशम उस लड़की के उस हसीन रूप में पूरी तरह उलझ कर रह गया था। टिकटिकी बांधे खामोश खड़ा वो उसे देखे जा रहा था जब आयशा, जो कब से सर झुकाए बैठी थी, अपनी बेबसी पर खून के आंसू रोते हुए अपनी आंखें मूंद कर दिल ही दिल में उस रब के हजूर अपनी इज्जत की सलामती की दुआएं कर रही थी। उसने कुछ देर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ बखूबी सुनी थी। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही उसने आने वाले को अपनी भीगी पलकें उठाकर देखा था और अपने सामने खड़े उस शख्स को देखकर वो हैरत से साकित बैठी रह गई थी। वो उस शख्स को कैसे ना पहचानती जिसकी शोहरत पूरे शहर में थी। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उसे ना जानता हो। आयशा भी उस शख्स को ना सिर्फ जानती थी बल्कि उसे ये भी पता था कि उसके सामने खड़ा ये शख्स जहाँ ज़रूरतमंदों में अपनी रहमदिली के लिए मशहूर था, वहीं जालिमों के दिलों पर उसका खौफ इस हद तक तारी था कि जुर्म की दुनिया का बड़े से बड़ा नाम भी हैशम इस्माइल खान का नाम सुनकर थर थर कांपने लगता था। हाँ, ये शख्स यहाँ आयशा की निजात दहिंदे के रूप में आया था। ये आयशा की दिन रात मांगी दुआओं की कबूलियत बनकर उसके सामने आ जान खड़ा हुआ था। यही था जो उसे इस जहन्नुम से निकाल सकता था। फिर इससे पहले कि हैशम अपना सख्ता तोड़कर आयशा की तरफ बढ़ता, आयशा बिना कुछ सोचे समझे उसके पैरों में जा बैठी और उस जादू की हसीन मूरत को अपने कदमों में बैठते देख हैशम बेसाख्ता दो कदम पीछे हटा। खुदा के लिए रहम करें खान, रहम करें मुझ पर। इस दलदल से मुझे निकाल लें। मैं आपको वास्ता देती हूँ आपकी सबसे अजीज़ हस्ती का, प्लीज़ मुझे इस अकूबत खाने से बाहर निकाल लें। आपके नाम का खौफ तो इस शहर में सबके दिलों पर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ जुलेखा भाई भी आपके सामने दम मारने की हिम्मत नहीं रखती। वो कहती थी कि मुझ जैसे बड़े हीरे को वो किसी जोहरी को पेश करेगी, इसलिए मुझे आज तक किसी के सामने पेश नहीं किया गया। आज पहली बार आपके सामने पेश किया गया है, मगर मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहती। प्लीज़ मैं आपको उस रब्बे रहीम का वास्ता देती हूँ, मुझे बचा लें खान। पूरा शहर आपके नाम से डरता है। ये औरत भी आपसे बहुत डरती होगी। खुदा के वास्ते खान मुझे बचा लें, प्लीज़ मुझे बचा लें। हैशम खान के पैरों में गिरी वो रोती गिड़गिड़ा कर चांदी जैसे रंग वाली लड़की मुकम्मल दुल्हन के लिबास में सजी उस कोठे की सबसे खूबसूरत तवाइफ थी जो इस कोठे पर पहली बार अपने दोस्तों के साथ आए। हैशम के दिल पर पहली ही नज़र में पूरी तरह काबिज हो गई थी। वो यानी हैशम इस्माइल खान लाहौर शहर का एक शोहरत याफ्ता नाम था। पूरे शहर पर उसके नाम का सिक्का चलता था और आज पहली बार लाहौर के इस मशहूर कोठे पर अपने फॉरेनर फ्रेंड्स के साथ उनके बहुत इसरार करने पर वो पहली बार आया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके पैरों में बैठी वो हसीन मूरत कौन थी। लेकिन हाँ, उसे इतना ज़रूर पता चल चुका था कि वो इस कोठे पर जिस्म फरोशी के कारोबार को चलाने वाली जुलेखा बाई ने आज इस शहर के एमएनए के कदमों में अपने कोठे का हीरा पेश किया था। उसकी सूरत में वो हसीन डोल ना सिर्फ अपने वजूद की हश्र सामानियों के साथ हैशम के दिल को लूट रही थी बल्कि उसके चेहरे पर छाई मासूमियत ने भी हैशम को अपने साथ बांध लिया था। उसने अपने पैरों में बैठी उस खूबसूरत गुड़िया को उठाया और उसके चेहरे पर से बहते आंसुओं को पोंछने के लिए अपनी जेब से रुमाल भी निकाल कर दिया। हम नहीं जानते तुम कौन हो, मगर तुम जब इस काम के खिलाफ हो तो यहाँ क्या कर रही हो?
कौन लाया तुम्हें यहाँ? हैशम की खूबसूरत भारी आवाज़ पर आयशा ने पलकें उठाकर उसे देखा था। मैं आयशा गुल खान हूँ, आपके बराबर वाले गांव के सरदार ज़रियाब हुसैन खान की भतीजी और उनके बेटे आदिल हुसैन खान की मंगेतर। आयशा के तारुफ पर हैशम शुशदर रह गया था। उसकी खूबसूरत नीली आंखों में शदीद हैरत उतर आई। तुम ज़रियाब हुसैन खान की भतीजी हो, आदिल की मंगेतर? मगर तुम अपनी हवेली से इस कोठे पर कैसे पहुंची? हैशम की आवाज़ में हैरत के साथ साथ तजस्सुस भी था। आयशा ने कुर्ब से मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े पुरवकार से सरदार हैशम इस्माइल खान को देखा था और फिर धीरे धीरे उसने हैशम को अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, जबकि हैशम हैरत से खुली अपनी नीली सहरंगेज आंखों से उस टॉकिंग डोल को देखता जा रहा था। बस आज जुलेखा बाई के कोठे पर उस कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की की कीमत लगाई जा रही थी। वो लड़की जिसके हुस्न के चर्चे उसके आते ही उस कोठे पर मशहूर हो गए थे, जिसे देखते ही लोगों की आंखें चुंधिया जाती थीं। मर्द तो मर्द, लड़कियां भी उसके हुस्न को रश्क भरी नज़रों से देखती थीं। हाँ, आज उस कोठे पर आयशा गुल का किसी बेजान शय की तरह सौदा हो रहा था। आज उसकी ज़ात और इज्जत दोनों को दांव पर लगा कर रख दिया गया था। और ये तो कोई आयशा गुल के दिल से पूछता कि उस वक्त वो तकलीफ़ व कुर्ब के किस मरहले से गुजर रही थी। आज या तो उसे अपनी जान पर खेल जाना था या अपनी उस इज्जत को हार जाना था जिसकी हिफाजत उसने अब तक अपनी जान से बढ़कर की थी। आज अगर उसके सामने बैठा ये हसीन शहजादा उसकी इज्जत को बचाने में नाकाम हो जाता तो अपने बालों के नीचे छुपाई छुरी से वो यहीं सबके सामने अपनी जान हाथों से ले लेती अपने। अब देखना ये था कि जीतना किसको था, उसकी इज्जत को या जान को, या एक साथ दोनों को। आज ज़िंदगी में पहली बार आयशा गुल ने अपने लिए किसी के सामने हाथ फैलाया था, किसी से कुछ मांगा था। हाँ, आज आयशा गुल उस हसीन शहजादे के सामने अपनी इज्जत की भीख मांग चुकी थी। अपनी खाली झोली उस शख्स के आगे फैलाई थी उसने, और खुदा ने उस हसीन सूरत वाले प्यारे से शख्स को उसके लिए निजात बना कर ही भेजा था। तभी तो हैशम इस्माइल खान आयशा गुल की ज़ुबानी सारी बात सुनकर सीधा उस कमरे से बाहर निकला और उसी मरकज़ी कमरे में चला आया। कमरे में लाइन से पड़े सोफ़ों में से एक सोफ़े पर वो दोबारा आन बैठा था। फिर उसने कमरे में मौजूद नौकर से कहकर फ़ौरन जुलेखा बाई को बुलवाया था। जुलेखा MNA का बुलावा सुनकर फ़ौरन दौड़ी चली आई थी और उसका मुतालबा सुनकर दंग रह गई थी। फिर कुछ ही देर में कोठे के मुलाजमीन ने उस शहजादे का मुतालबा हर किसी को सुना डाला और थोड़ी ही देर में कमरे में लोगों का हजूम लग गया था। आयशा गुल को भी फौरन तलब किया गया था। हैशम के कुछ दोस्त भी कुछ ही देर बाद उस कमरे में दाखिल हुए थे और उसके आसपास जा बैठे। फिर हैशम इस्माइल खान ने दोबारा से जुलेखा के सामने अपना मुतालबा दोहराया। जुलेखा ने जांचती नज़रों से अपने सामने पूरी शान से बैठे उस शहजादे को देखा जो उसके कोठे की सबसे कीमती हीरे का तलबगार बना हुआ था। हाँ, हैशम इस्माइल खान जुलेखा के सामने बैठा आयशा गुल की कीमत लगा रहा था, जबकि आसपास बैठे उसके गोरे दोस्त हैरत से सारी कार्रवाई देख रहे थे। 20 लाख, हैशम ने उसकी पहली बोली लगाई। इतनी बड़ी कीमत सुनकर जुलेखा की बातें खिल गई, लेकिन उसने अपने तासुरात कमाल होशियारी से छुपा लिए। वो जानती थी हैशम जैसे इंसान का अगर इस लड़की पर दिल आ ही गया है तो वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। इसलिए उसे उस वक्त ये खेल बहुत सोच समझ कर खेलना था, इस तरह के उसका फ़ायदा भी हो जाए और ये मगरूर शख्स भी उसके सामने ज़ेर हो जाए। पेश किया गया है क्योंकि सरकार, ये लड़की मेरे कोठे का कोहे नूर है और इसे आज पहली बार सबके सामने आपके सामने पेश किया गया है, क्योंकि आज यही मुझे आपके शाया निशान लगी थी। आज से पहले इस लड़की को किसी ने हाथ लगाना तो दूर की बात देखा तक नहीं। अगर हैशम जानता था कि वो इतने बड़े कोठे को चलाने वाली ये औरत इस खेल की माहिर खिलाड़ी थी, वो इतनी आसानी से अपने जाल में फंसी उस बेशकीमत मछली को निकलने तो नहीं देगी, और इतनी सी रकम के लिए तो आयशा को वो छोड़ेगी नहीं। वो जानता था कि जुलेखा मज़ीद रकम का मुतालबा ज़रूर करेगी, इसलिए उसने अपनी रोबदार आवाज़ में जुलेखा की बात पूरी होने से पहले काट दी। 50 लाख। उसकी सर्द गरजदार आवाज़ पूरे रूम में गूंजी थी और सारे मजमे को जैसे सांप सूंघ गया। सरकार, वो जुलेखा मुतज़ब्ज़ब सी बोलने लगी थी जब दोबारा हैशम की आवाज़ गूंजी। 1 करोड़। और इस बार जुलेखा की ज़ुबान तालू से चिपक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कुछ देर के लिए वो भूल गई थी कि वो हैशम इस्माइल खान था
उस इलाके का MNA और एक मगरूर रईसज़ादा, जिसके सामने कोई मर्द भी आंख उठाकर बात करने की जसारत नहीं कर सकता था। मगर आज वक्त उसे किस मोड़ पर ले आया था कि वो आयशा गुल के लिए बाजार हुस्न में बैठी उस तवाइफ के साथ अपना ओहदार मुकाम भलाई डीलिंग करने में मसरूफ़ था। आयशा गुल जो कब से सर झुकाए खामोश खड़ी उस जल्लाद सिफ्त औरत और उस हैशम इस्माइल खान की बातें सुन रही थी। अपनी कीमत को सुनकर उसने झटके से सर उठाकर उस नौजवान शहजादे को देखा था, जबकि हैशम इस्माइल हर चीज़ से बेनियाज शाहाना अंदाज में टांग पर टांग रखे बैठा था। उसने अपनी बात मुकम्मल करते ही अपने साथ खड़े सेक्रेटरी को इशारा किया और उसके सेक्रेटरी ने 1 करोड़ का चेक लेकर जुलेखा के मुंह पर मारा। चेक पर 1 करोड़ की रकम लिखी देख जुलेखा का वाकई सर घूम गया था। वो बेयकीन नज़रों से कभी चेक को तो कभी सामने बैठे हैशम को देख रही थी, मगर फिर हैशम की सर्द और ठहरी हुई आवाज़ से वो चौंक कर होश की दुनिया में आई थी। हमारा ख्याल है ये रकम तुम्हारी औकात से बहुत ज़्यादा है, मगर बात आयशा गुल की है जिनके सामने दुनिया भर के खजाने भी हीच हैं। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठा था और आयशा के सामने चला आया। आयशा के चेहरे पर सजी उन खूबसूरत आंखों को देखकर उसे बार बार डर लग रहा था कि कहीं वो इन गहरी झीलों में डूब ना जाए। ये नहीं था कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी, एक से बढ़कर एक देखी थी, मगर आयशा गुल में न जाने ऐसी क्या ख़ास बात थी कि उस पर पहली नज़र डालते ही हैशम की पूरी हस्ती आयशा के सामने सरनिगूं हो गई थी सरनिगूं हो गई थी। अब भी उसने आहिस्तगी से आयशा का हाथ थामा और उसे लिए पूरी शान से गर्दन उठाकर उस कोठे की दहलीज को पार कर गया, जबकि आयशा किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ घिसटती हुई जा रही थी और पीछे खड़े सभी लोग आंखें फाड़े और मुंह खोले उन दोनों को जाता देख रहे थे।